नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, आज इस वीडियो के चौथे पार्ट के अंदर हम बायोलॉजी के 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे दोस्तों, जो प्रत्येक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है, विटामिन B2 का अन्य नाम है। विटामिन B2 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा राइबोफ्लोविन। विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन नाम से जाना जाता है। उसके साथ दोस्तों, विटामिन B1 को किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन B1 को थायमिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? आपको बताना है कौन से ऐसा विटामिन है जिसके अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन बी। विटामिन बी के अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है की कमी से कौन सा रोग होता है? नियासिन दोस्तों, नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो नियासिन विटामिन B4 को जाना जाता है। B3 को, विटामिन B3 को नियासिन के नाम से जाना जाता है और उसकी कमी से दोस्तों पेलेग्रा नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलेग्रा और स्कर्वी क्रमशः कौन से विटामिनों की कमी के कारण होते हैं? पेलेग्रा रोग दोस्तों अभी बताया था आपको, विटामिन B3 के कारण पेलेग्रा रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और स्कर्वी रोग जो होता है वो विटामिन C की कमी से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है? विटामिन B12 के अंदर कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट धातु उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसूड़ों से रक्तस्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना एवं घाव बढ़ने में देरी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होती हैं? दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा विटामिन C। विटामिन C की कमी से दांतों से संबंधित और अस्थियां भंगुर होती है और घाव बढ़ने में देरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? स्कर्वी नामक रोग जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों, स्कर्वी रोग जो है वो दांतों से संबंधित है और ये विटामिन C की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत है? विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा विटामिन है? तो आंवला जो है दोस्तों विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन C जो है नींबू, संतरा, आंवला इन सभी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाव बढ़ने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा विटामिन सहायक है? दोस्तों अभी आया था ये, विटामिन C जो है वो घाव बढ़ने के लिए सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। कौन से विटामिन का जो है ये रासायनिक नाम है? तो दोस्तों ये विटामिन D का रासायनिक नाम है, जिसे हम कैल्सिफेरॉल, शॉर्ट में हम उसको कैल्सिफेरॉल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है? कौन सा विटामिन जो है कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन D जो है दोस्तों कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है। विटामिन D दोस्तों सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है और इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, जिससे हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है? अभी बताया था दोस्तों विटामिन D की कमी से जो है वो रिकेट्स रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में किसकी कमी होती है? दोस्तों रिकेट्स रोग से अगर कोई पीड़ित है तो उसको किस विटामिन की कमी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसको विटामिन D की कमी होती है। विटामिन D की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन D सबसे ज़्यादा होता है। विटामिन D जो है दोस्तों किस में सबसे अधिक पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोड लीवर तेल में जो है विटामिन D सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मछली से प्राप्त होने वाला कोड लिवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है? अभी बताया था दोस्तों, कोड लिवर तेल जो है मछली के अंदर से पाया जाता है और वो किसका प्रचुर मात्रा में स्रोत है? तो वो विटामिन डी का प्रचुर मात्रा में स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी अत्यधिक मात्रा के सेवन से शरीर में संग्रहित हो जाते हैं और घातक प्रभाव डालते हैं? ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी अत्यधिक मात्रा जो होती है वो शरीर के लिए घातक प्रभाव डालती हैं? तो विटामिन ए और डी की जो मात्रा है दोस्तों वो शरीर के लिए घातक प्रभाव डालती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से विटामिन को टेकोफेरोल के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ई को टेकोफेरोल के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है, विटामिन बी को थायमिन के नाम से, और डी को कैल्सीफेरोल के नाम से जाना जाता है, और ई को टोकोफेरोल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है? विटामिन ई का कौन सा अच्छा स्रोत है? तो जो ताज़ी सब्जियां होती हैं दोस्तों वो विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का एक महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? विटामिन ए का एक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है इनमें से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गेहूं अंकुर का तेल जो है वो विटामिन ई का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? विटामिन के की जो विशिष्ट भूमिका होती है वो किसके संश्लेषण में होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन जो है दोस्तों रक्त का जो थक्का बनता है उसमें मदद करता है, जिसके अंदर विटामिन के की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन में कार्य करता है? रक्त के स्कंदन में कार्य करता मतलब दोस्तों रक्त का स्राव होता है तो उसमें थक्का जमाने में सहायक होता है, जिसके अंदर प्रोथ्रोम्बिन नामक एक लवण पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन के जो है रक्त के स्कंदन में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अधोलिखित में से कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है? आपको बताना है कौन सा जो है एक यौगिक विटामिन नहीं है। नियासिन विटामिन है, राइबोफ्लेविन जो है दोस्तों ये भी हमारे पास विटामिन है, पीरियोडॉक्सिन भी विटामिन है, लेकिन थायरॉक्सिन जो है दोस्तों ये अंतःस्रावी ग्रंथि हैं, तो ये बी जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको दो सूचियां दे रखी दोस्तों, इनको सुमेलित करना है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? फोलिक अम्ल की कमी से, विटामिन ए की और बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों इसको किस प्रकार से हम मैच कराएंगे? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, फोलिक अम्ल की कमी से रक्त अल्पता या रक्त की क्षीणता होती है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, और विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित हैं? आपको बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन ए की कमी से रिकेट्स रोग होता है, ये गलत है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी1 की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। तो दूसरा और तीसरा जो है सही है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना किस युग में जो है सही सुमेलित नहीं है। थायमिन की कमी से बेरी रोग होता है जो विटामिन बी1 है, एस्कॉर्बिक अम्ल जो विटामिन सी है इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। उसके बाद दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, वर्णांधता रोग नहीं होता है। उसके बाद विटामिन के की कमी से रक्त का जमना, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही से सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों सबसे पहला है थायमिन की कमी से बेरी रोग होता है, यह सही है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग या कैल्शियम की कमी होती है, और विटामिन नियासिन जो है दोस्तों उसकी कमी से बी3 जो विटामिन होता है पेलेग्रा रोग होता है, ये भी सही है। लेकिन विटामिन के की कमी से बंध्यापन नहीं होता दोस्तों, बंध्यापन जो है विटामिन ई की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कौन जो है सही सुमेलित नहीं है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन बी1 का थायमिन है दोस्तों। विटामिन डी का रेटिनॉल जो ये है गलत है। रेटिनॉल जो नाम है दोस्तों विटामिन ए का है। विटामिन डी का नाम जो है कैल्सीफेरॉल है। विटामिन के का नाम नेप्थोक्विनोन जो इसका राइट है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस युग में सही सुमेलित नहीं है। तो विटामिन बी1 जो है संतरा है। विटामिन बी1 का जो स्रोत है संतरा, ये जो है दोस्तों गलत है। विटामिन डी जो है कोड यकृत तेल, ये दोस्तों सही हो सकता है और सही है ये। विटामिन ई जो है गलत है दोस्तों, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों रेटिनॉल जीरोफ्लैप्टेमिया भी बोलते हैं इसको। टोकोफेरॉल जो है बेरी बेरी, ये दोस्तों गलत है। उसके बाद साइनोकोबालिमिन जो है रक्ताल्पता, ये भी सही है। इसका भी कैल्सीफेरॉल का सही है। तो दोस्तों बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में क्वाशियोरकोर रोग किस कारण से होता है। दोस्तों बच्चों में क्वाशियोरकोर जो है कार्बोहाइड्रेट और वसा की पर्याप्त मात्रा किंतु प्रोटीन की कमी से होता है। इसका मेन जो है दोस्तों प्रोटीन की कमी से है। प्रोटीन की कमी से दो प्रकार के मुख्य रोग होते हैं, एक तो क्वाशियोरकोर और दूसरा जो रोग है दोस्तों उसको बोलते हैं हम मेरस्मस। मेरस्मस जो रोग है दोस्तों वो भी प्रोटीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है। अस्थि और दांत निर्माण के लिए दोस्तों कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन ऊष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाता है। कौन सा विटामिन ऊष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो ऊष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाता है, जिसको हम विटामिन सी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। तो दोस्तों आहार में जो लवण है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का लघु मात्रा में पैदा करता है। हाइड्रोक्लोरिक जो HCl अम्ल होता है जिसको दोस्तों आमाशय के अंदर पाया जाता है, जिसको हम जठर रस के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये जो लवण है वो HCl अम्ल को प्रोड्यूस करता है, उसकी मात्रा को बढ़ाता है, जिससे भोजन का पाचन जो है आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आयोडीन की कमी से गलगंड नामक रोग होता है, जिससे गला जो है सूज जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेंगा या गलगंड रोग किसकी कमी से होता है। दोस्तों अभी देखा था हमने, गलगंड का ही दूसरा नाम है घेंगा रोग, जो आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्ताल्पता स्थिति किसकी वजह से होती है। रक्त की जो क्षीणता होती है दोस्तों वो RBC की कमी से होती है। जो RBC जिसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पस बोलते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, उसकी कमी से दोस्तों रक्त की अल्पता होती है, रक्त की क्षीणता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोह की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों लोहे की कमी के कारण रक्ताल्पता या रक्त की क्षीणता होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोहमयता एक रोग है जो श्वास के साथ निम्नलिखित में से क्या अंदर लेने से होता है। लोहमयता जो रोग है वो श्वास के साथ निम्नलिखित में से क्या अंदर लेने से रोग होता है दोस्तों। तो धूलगण इसका सही आंसर हो जाएगा। लोहे की जो धूल होती है उसकी कमी से, उसकी अधिकता से लोहमयता रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं को विशेषकर पहली तिमाही में उनके आहार में हरे पत्ते वाली सब्जियां पर्याप्त मात्रा में लेने की सलाह क्यों दी जाती हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ये फोलिक अम्ल के प्रचुर स्रोत होते हैं जो DNA संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों गर्भवती महिलाओं को हरे पत्ते वाली सब्जियां पर्याप्त मात्रा में लेने की सलाह इसलिए दी जाती है
क्योंकि इनके अंदर फोलिक अम्ल पाया जाता है जो डीएनए संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? लोहे का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा खाद्य पदार्थ है? तो सेब जो है दोस्तों वो लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है? कैल्शियम की जो आवश्यकता है वो किसके लिए होती है? तो दोस्तों कैल्शियम की आवश्यकता जो है मांसपेशियों के कार्य करने के लिए, खून जमने और हड्डियों के विकास और उपरोक्त सभी के लिए होती हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। तो दोस्तों गाजर जो है वो कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। कोलार्ड ग्रीन्स, पनीर, अंजीर ये जो है कैल्शियम के समृद्ध स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है जिंक का उच्चतम स्रोत है? तो अष्टभुज जो है दोस्तों ये जिंक का उच्चतम स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? कार्बनिक भोजन जो है उसको बेहतर क्यों माना जाता है? तो इसका सही आंसर है इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। जो कार्बनिक भोजन है दोस्तों उसके अंदर रसायनों और कीटनाशकों का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? दोस्तों भोजन से प्राप्त ऊर्जा जो होती है उसको कैलोरी में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती हैं? तो दोस्तों पानी से कोई भी कैलोरी नहीं मिलती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम ठीक से काम कर पाए इसके लिए कौन से यौगिक आवश्यक होते हैं? एंजाइमों के सही से कार्य करने के लिए कौन से यौगिक आवश्यक होते हैं? तो एंजाइमों के सही से कार्य करने के लिए विटामिन जो है वो आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकर मूलतः होते हैं। विकर मूलतः क्या होते हैं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा प्रोटीन। विकर मूलतः जो है प्रोटीन के नाम से भी इसको जानते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? भोजन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों भोजन जो है एक कार्बनिक पदार्थ है और यहाँ पर दे रखा है ये भोजन एक अकार्बनिक पदार्थ है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। भोजन एक कार्बनिक पदार्थ है जो हमको ऊर्जा प्रदान करता है और ये रासायनिक प्रतिक्रियाओं से गुजरता है। शरीर के अंदर जो भोजन का पाचन होता है उसके अंदर रासायनिक प्रतिक्रियाएँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस तरह भोजन जाता है? किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन को जो है जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाए अंतःग्रहण जो प्रक्रिया है दोस्तों उसके द्वारा भोजन आहार नली में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को जो गति होती है उसको क्या कहा जाता है? जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तब हमारे जो आहार नली होती है दोस्तों उसके अंदर संकुचन और प्रसरण होता है तो उस गति को क्या कहा जाता है? तो उसको क्रमांकुचन नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन प्राय किसमें पचता है? भोजन प्राय किसमें पचता है? तो सबसे ज़्यादा जो भोजन का पाचन होता है दोस्तों वो छोटी आंत के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? सिग्मोइड कोलन जो है दोस्तों वो किसका भाग है? तो बड़ी आंत का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, डियाडेनम ड्यूडेनम जिसको बोलते हैं किसका भाग है? ड्यूडेनम जो है दोस्तों वो बड़ी आंत का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम है। एंजाइम क्या है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं। तो प्रोटीन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम एक हैं। एंजाइम क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ये बायो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। एक जैविक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं जिनको हम एंजाइम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइमों में निम्नलिखित में से क्या एक श्रृंखला में होते हैं? एंजाइमों में निम्नलिखित में से क्या एक श्रृंखला के अंदर होते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल जो होते हैं वो एंजाइमों के अंदर एक श्रृंखला में पाए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? मानव तंत्र के अंदर कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन, ये तीनों दोस्तों पाचक एंजाइम है, लेकिन गैस्ट्रिन जो है दोस्तों यह पाचक एंजाइम नहीं है, ये एक प्रकार का जो है रस है, पाचक रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में मदद करती हैं? लार जो होती हैं वो किसके पाचन में मदद करती हैं? तो दोस्तों लार जो है मुंह में पाई जाती हैं और वो स्टार्च के पाचन में मदद करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग में पीत रस का उत्पादन होता है? दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। शरीर के किस भाग में पीत रस का जो है उत्पादन होता है, जिसको हम बायल जूस के नाम से भी जानते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत के अंदर पीत का उत्पादन होता है, जबकि गाल ब्लेडर जिसको हम पित्ताशय कहते हैं उसके अंदर इसका पीत रस का जो होता है दोस्तों इसका संरक्षण होता है, यहाँ पर ये एकत्रित होता है। किसके अंदर? तो गाल ब्लेडर या पित्ताशय के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत जमा होता है। तो दोस्तों अभी बताया था आपको, पीत जो होता है दोस्तों पित्ताशय या जिसको हम गाल ब्लेडर के नाम से जानते हैं उसके अंदर ये जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? लाइपेज जो एंजाइम है दोस्तों वो किसके द्वारा स्रावित होता है? तो लाइपेज एंजाइम जो है वो अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है, जो किसका पाचन करता है? तो वसा का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। लाइपेज के द्वारा जब वसा का जो अपघटन होता है उसके दौरान क्या प्राप्त होता है? तो दोस्तों वसी अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के आमाशय में एक्स अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। एक्स अम्ल कौन सा है? तो दोस्तों एक्स अम्ल जो है उसको हम HCl के नाम से जाने जाते हैं, जिसको हम जठर रस भी बोलते हैं। और दोस्तों इस जठर रस या HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आमाशय रस के एक घटक के रूप में पेट से स्रावित नहीं होता है? कौन सा है अम्ल जो रस है दोस्तों जो आमाशय से एक पेट में स्रावित नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड जो है दोस्तों वो आमाशय से स्रावित नहीं होता है। पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है दोस्तों वो आमाशय से स्रावित होते हैं। पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड जो है लवण के भाग है जो आमाशय में स्रावित होते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो अम्लीय भाग है जिसको हम HCl के नाम से जाने जाते हैं, ये भी आमाशय से स्रावित होता है। लेकिन दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड जो है आमाशय से स्रावित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाशय से बाहर आने वाले अम्लीय अर्धपाचित खाद्य का उदासीनीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो आमाशय से बाहर आने वाले अम्लीय अर्धपाचित खाद्य का उदासीकरण जो है दोस्तों वो पीत रस या बायल जूस के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पाद होता है? कार्बोहाइड्रेट के पाचन के दौरान दोस्तों प्रमुख अंत उत्पादन लास्ट में जो उत्पाद होता है वो क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है दोस्तों वो कार्बोहाइड्रेट से अंतिम उत्पाद बनता है, और ग्लूकोज के बाद दोस्तों ATP के अणु बनते हैं जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है। भूख लगने पर दोस्तों सबसे पहले व्यक्ति ग्लाइकोजन का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम पेट के अंदर प्रोटीन के पाचन में शामिल होता है? कौन सा एंजाइम जो है प्रोटीन के पाचन में मदद करता है? तो पेप्सिन जो एंजाइम है दोस्तों वो प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़े के प्राथमिक अंग है। फेफड़े किसके प्राथमिक अंग है? तो दोस्तों फेफड़े जो होते हैं वो श्वसन क्रिया के प्राथमिक अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों से ऑक्सीजनीकृत होकर रक्त कहाँ आता है? फेफड़ों से जब रक्त के अंदर ऑक्सीजन मिलती है तो रक्त उसके बाद कहाँ आता है? तो दोस्तों बाया आलिंद में आता है।
हृदय जो होता है वो उसके अंदर 4 आलिंद होते हैं, तो 2 आलिंद और 4 नीले 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। मनुष्य का जो हृदय है दोस्तों वो 4 कक्षकों के अंदर विभाजित होता है, जिसके अंदर 2 आलिंद होते हैं, 2 नीले होते हैं। तो जो ऑक्सीजन से युक्त जो रक्त है दोस्तों वो सबसे पहले बाह्य नीलिंद आलिंद में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? तो मानव श्वसन में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस छोड़ी जाती हैं और ऑक्सीजन गैस जो है उसको ग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन का अंश नहीं है? कौन सा अंग जो है मनुष्य के उत्सर्जन का अंग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गर्भाशय जो है वो मनुष्य के उत्सर्जन का अंग नहीं है। मूत्रवाहिनी, गुर्दे, मूत्र मार्ग ये सभी उत्सर्जन के अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्सर्जन का जो मुख्य कार्य है गुर्दे, जिनको हम किडनी या वक्र भी बोलते हैं, वो जो होते हैं दोस्तों ये उत्सर्जन का मुख्य कार्य करते हैं। ये रक्त से मूत्र को अलग करके रक्त को वापस शुद्ध करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पसीने वाली ग्रंथियों मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती हैं? जो पसीने वाली जो ग्रंथियां होती हैं दोस्तों वो त्वचा के ऊपर स्थित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दिल या हृदय जो है दोस्तों वो खून के शुद्धिकरण से संबंधित हैं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गुर्दे जो होते हैं दोस्तों वो खून के शुद्धिकरण से संबंधित है। गुर्दे मतलब दोस्तों किडनी बोलते हैं जिनको, वक्र होते हैं ये, और ये जो होते रक्त के अंदर से दोस्तों मूत्र को अलग करते हैं। तो जो खून का जो शुद्धिकरण होता है वो गुर्दे के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है। गुर्दे की जो कार्यात्मक यूनिट है वो कौन सी होगी? तो दोस्तों इसका सही जो आंसर हो जाएगा गुर्दे की कार्यात्मक इकाई जो होगी दोस्तों वो नेफ्रॉन होगी। नेफ्रॉन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? तो दोस्तों लीवर जो होता है यकृत, जिसको हम यकृत बोलते हैं, वो अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, जिसको हम लीवर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया का सर्वाधिक सांद्रण कहाँ पाया जाता है? तो यूरिया का सर्वाधिक जो सांद्रण होता है वो यकृत शिरा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्य मूत्र में पाया जाता है? तो दोस्तों सामान्य मूत्र में क्रिएटिनिन नामक पदार्थ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का जो पीला रंग है किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो मूत्र का जो पीला रंग है दोस्तों वो यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मूत्र का पीला रंग किसकी वजह से होता है? तो यूरोक्रोम की वजह से मानव मूत्र का रंग पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण मानव के मल का जो रंग होता है वो पीला होता है? तो दोस्तों मानव के मल का जो रंग पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यूरोविलिन की उपस्थिति के कारण। यूरोविलिन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि? पसीना जो होता है दोस्तों वो शरीर को ठंडा करता है, क्योंकि कैसे करता है? तो वो वाष्पीकरण के द्वारा गुप्त ऊष्मा की जो आवश्यकता होती है दोस्तों उसको पूरा करता है। तो गुप्त ऊष्मा के कारण शरीर को पसीना ठंडा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो
तो इसका सही आंसर हो जाएगा मस्तिष्क कोशिकाओं के अंदर पुनर्योजन मतलब नई उत्पत्ति होने की शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। मानव मस्तिष्क का वजन जो है दोस्तों कुल शरीर के वजन का 2% होता है। मानव शरीर का वजन कुल शरीर के वजन से 2% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सेरिब्रम जो है वो बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास और निद्रा का केंद्र होता है? तो मानव मस्तिष्क का जो हाइपोथैलेमस जो भाग है दोस्तों वो भूख, प्यास और निद्रा का केंद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है? शरीर का तापक्रम जो है दोस्तों हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग से संबंधित हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ललाट वाला भाग। ललाट भाग से प्रेरक कौशल जो है संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? कौन सी पाली जो है दोस्तों वो श्रवण से, सुनने से संबंधित हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शंख पाली जो है सुनने से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेरिबेलम जो भाग है वो मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क में दृश्य सूचना के विकोडन और व्याख्या का संबंध किससे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मितीय पाली से हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो दोस्तों प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र जो है कशेरुक रज्जु के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलन की अनुभूति किससे होती है? तो संतुलन की जो अनुभूति है वो अनुमस्तिष्कीय संतुलन से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क जिम्मेदार है? मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सोचने के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? तो दोस्तों श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगेटा नामक भाग से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थित होता है? आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल से होता है। मानव शरीर के अंगों में से आंतरिक गति निर्धारक जो होता है दोस्तों वो दिल से होता है। दिल को हम हृदय के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मानव हृदय में कक्षकों की संख्या होती है कितने? कक्षक जो है कक्षाएं होती है तो उसके अंदर 4 कक्षाएं होती है, अभी बताया था दोस्तों इससे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव व्यक्ति में दिल की जो धड़कन की औसत दर होती है वो 72 प्रति मिनट के हिसाब से होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? क्योंकि दोस्तों दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए मानव शरीर की पल्स की दर को जांच की जाती है, जिसको हम हृदय की स्पंदन दर भी बोलते हैं। हृदय की स्पंदन दर भी बोलते हैं, जो दोस्तों 72 प्रति स्पंदन पर मिनट के हिसाब से होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती हैं? तो दोस्तों हृदय की गति जो है दोस्तों वो अनुकंपी तंत्रिका से बढ़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा,
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक हृदय की ध्वनि के संदर्भ में सही है? हृदय की ध्वनि के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। हृदय की ध्वनियाँ हृदय के वाल्वों के खुलने और बंद होने के कारण होती हैं। हृदय के अंदर जो वाल्व होता है दोस्तों, उसके खुलने और बंद होने के कारण ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लव डप ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती हैं? तो दोस्तों लव और डप जो ध्वनि है वो हृदय की क्रिया के कारण उत्पन्न होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हृदय के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती हैं। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती हैं उसी दर पर जिस पर हृदय करता है। हृदय की जो स्पंदन दर है वो क्या हुई दोस्तों? नाड़ी की स्पंदन दर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे के द्वारा सबसे पहले रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस मेकर का कार्य है। पेस मेकर जो है दोस्तों वो जो होता है दिल की धड़कन को प्रारंभ करता है। पेस मेकर जो है दोस्तों वो हृदय की गति को नियंत्रित करता है या दिल की धड़कन को प्रारंभ करता है, एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल का दौरा किस कारण से होता है? दिल का जो दौरा होता है वो किसके कारण होता है? तो हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण दिल का दौरा, जिसको हम हार्ट अटैक के नाम से भी जानते हैं, तो वो हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो दोस्तों मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी जो है वो महाधमनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमनियाँ रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती हैं। धमनियाँ जो होती हैं दोस्तों वो ऑक्सीजन से भरी होती है, क्योंकि धमनियों के अंदर दोस्तों शुद्ध रक्त जाता है और शुद्ध रक्त के अंदर दोस्तों ऑक्सीजन पाई जाती हैं, इसलिए धमनियाँ जो होती हैं वो ऑक्सीजन से भरी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? दोस्तों अशुद्ध रक्त संचरण जो है वो पल्मोनरी धमनी करती हैं। दोस्तों धमनियाँ वैसे शुद्ध रक्त का संचार करती हैं, लेकिन पल्मोनरी धमनी जो है दोस्तों वह अशुद्ध रक्त का संचार करती हैं, जिसको हम फुसफुसीय धमनी भी कहते हैं। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? साफ रक्त हृदय से फेफड़ों में रह जाती हैं, तो फुसफुस जो सीरा है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो हृदय को फेफड़ों से हृदय में रक्त को ले जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। मानव शरीर का रक्त बैंक दोस्तों प्लीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त प्रवाह से हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? रक्त प्रवाह से हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रक्त के प्रवाह से बाधा उत्पन्न हो जाती है। रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को दोस्तों डायलिसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? दोस्तों रक्त दाब किसे कहते हैं? तो दोस्तों धमनियों के अंदर जो रक्त का दबाव होता है उसको हम रक्त दाब कहते हैं, क्योंकि दोस्तों धमनियाँ जो होती हैं वो शुद्ध रक्त को ले जाती हैं और शुद्ध रक्त का जो दबाव होता है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब जो होता है वो क्या होता है? तो दोस्तों व्यक्ति की उम्र बढ़ने से उसका रक्तदाब भी घट जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये, एक किशोर वयी मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो दोस्तों सामान्य रक्तदाब जो है 120 से 80 mmHg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित उपकरणों में से
किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त करते हैं? रक्तचाप नापने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्पिगनोमेनोमीटर का प्रयोग रक्तचाप नापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिगनोमेनोमीटर किसमें रक्तदाब को मापता है? स्पिगनोमेनोमीटर किसमें रक्तदाब को नापता है? तो धमनियों के अंदर का जो रक्तदाब होता है उसको स्पिगनोमेनोमीटर के नाम के द्वारा नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में सामान्य निरन रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है। दोस्तों मनुष्य में सामान्य निरन रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर होता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 80 से 100 मिलीग्राम। मनुष्य में प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर में जो शर्करा का स्तर होता है वो 80 से 100 मिलीग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 140 से 180 मिलीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। तो हड्डियों की संख्या दोस्तों 206 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों नवजात शिशु के अंदर लगभग जो है दोस्तों वो 300 हड्डियां होती हैं। वयस्क मानव से नवजात शिशु के अंदर हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती हैं। बाद में हड्डियां आपस में जुड़कर 206 हड्डियां बन जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ियों में कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में दोस्तों 8 अस्थियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पसलियों के दोस्तों 12 जोड़े होते हैं। खोपड़ी के अंदर 8 अस्थियां पाई जाती है और पूरे चेहरे के ऊपर दोस्तों 14 अस्थियां पाई जाती हैं। लेकिन पसलियों की संख्या जो है दोस्तों 12 जोड़ी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो मेरुदंड के अंदर दोस्तों 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। तंत्रिकाओं की संख्या 31 जोड़ी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव स्पाइनल कॉलम हड्डियों से बना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 33 हड्डियों से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती हैं? तो मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या 20 होती हैं। जो दोस्तों बच्चों के अंदर 20 दांत पाए जाते हैं और ये 20 दांत दोस्तों नए स्थापित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है। तो मानव शरीर के अंदर दोस्तों सबसे लंबी अस्थि जो जांघ में पाई जाती है जिसको हम फीमर के नाम से जानते हैं। और मानव शरीर में जो सबसे छोटी अस्थि होती है स्टेपिस बोलते हैं दोस्तों, वो कान में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत अस्थि कौन सी होती हैं? तो मानव शरीर में सबसे लंबी और सबसे मजबूत अस्थि जो है उर्वास्थि होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है। अभी बताया था दोस्तों, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है जो कान के अंदर पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां जो है वो कौन सी है? तो फिबुला और टीबिया जो है वो पैरों की हड्डियों के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में 2 हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं? तो 2 हड्डियां आपस में दोस्तों अस्थिबंध या लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में वर्टेब्रा निम्न में से किसका भाग है? वर्टेब्रा है जो दोस्तों रीढ़ की हड्डी का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? तो कंधे की जो हड्डी है दोस्तों वो अक्षीय हड्डी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। मैक्रो जो है दोस्तों वो मानव हड्डी का जोड़ नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो हमारे शरीर में कुल 639 मांसपेशियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती हैं? तो अनैच्छिक मांसपेशियां जो होती है दोस्तों दिल के अंदर पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? तो नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए दोस्तों 6 मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों शुक्रवाहिका जो है वो मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है, ये दोस्तों पुरुष प्रजनन प्रणाली से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? शुक्राणु जो है दोस्तों डिंब को निषेचित करता है। तो गर्भाशय का जो निचला भाग होता है उसके अंदर शुक्राणु जो है डिंब या अंडाणु को निषेचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डिंब वाहिनी नली। डिंब वाहिनी नली के अंदर दोस्तों शुक्राणु जो है वो डिंब को निषेचित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वीर्य सेचन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसको स्त्री के गर्भाशय में प्रविष्ट कराया जाता है? जो कृत्रिम वीर्य सेचन प्रक्रिया होती है दोस्तों इसके अंदर स्त्री के गर्भाशय में किसको प्रविष्ट कराया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल शुक्राणु को प्रविष्ट करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर दोस्तों निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनियोसेंटोसिस का एक तरीका है जो बताता है। तो इसका सही आंसर हो जाए भ्रूण के लिंग को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? तो निम्नलिखित में से पित्ताशय जो है दोस्तों एक ग्रंथि नहीं है। पीयूष, अधिवर्क, जिगर ये सभी ग्रंथियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या लीवर है। यकृत या लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि दोस्तों थायराइड ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि दोस्तों पीयूष ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? दोस्तों अभी बताया था मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने जीव विज्ञान से संबंधित 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर हमने कवर किया दोस्तों, जो पिछले एग्ज़ामों के अंदर पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये हमारे जीव विज्ञान से संबंधित वीडियो का चौथा पार्ट था दोस्तों। और अधिक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में से जाके देख सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको सामान्य विज्ञान की प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, आप वहां से जाके भी वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद।